आज हम सेकंड लेसन स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का। तो सेकंड लेसन है राष्ट्रीय चेतना के तत्व। देखिए इस पूरे लेसन के अंदर ना अलग अलग पॉइंट मिलेंगे कि राष्ट्रीय चेतना जगाने वाले तत्व कौन से थे, समझ गए ना। तो इसमें फर्स्ट तो ये मिलेगा अंग्रेजों की शोषणकारी जो आर्थिक नीतियां हैं, और पूरे के पूरे 8-9 पॉइंट मिलेंगे पूरे लेसन में, समझ। अब हम बात करेंगे इसके अंदर कि राष्ट्र का अर्थ क्या होता है। जो राष्ट्र इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, नेशन। क्या बोलते हैं, नेशन। इसका अर्थ क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग बाय नेशन। अर्थ राष्ट्र से अभिप्राय एक ऐसे जन समूह से, जन समूह का मतलब समझ यानी जनता के समूह से, जो किसी एक भौगोलिक सीमा में यानी कोई ज्योग्राफिकल एरिया है उसी के अंदर निश्चित क्षेत्र में रहता हो। यानी कोई जन समूह है यानी बहुत सारे लोग किसी क्षेत्र में रहते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर वो रहते हैं और समान ही, तो उनके क्या है, एक जैसे इंटरेस्ट है, बिल्कुल सेम इंटरेस्ट है उनके, और समान इतिहास है, उनका हिस्ट्री भी एक जैसा है, समान परंपराएं है, रीति रिवाज, खाना पीना, पहरावा, सारी चीज़ें क्या है, एक जैसी है, और तथा समान भावनाएं हैं, समान एक जैसी क्या है फीलिंग्स है, उसके अंदर बंधा हो, क्या है, बंधा हो, और इन लोगों की महत्वाकांक्षा हो कि हमें क्या करना है, इसको एकता में सीधा मतलब है, ध्यान सुनिए मैं सीधा बता रहा हूँ कि किसी निश्चित एरिया में, राष्ट्र का मतलब क्या है, किसी निश्चित एरिया में एक तरह के लोग रहते हैं जिनका इतिहास एक जैसा है, जिनकी परंपरा एक जैसी है, रीति रिवाज, खाना जो भी है, उनका पहनना, सारी की सारी चीज़ें उनकी एक जैसी है। तो वो लोग सारे इकट्ठा होकर एक अपना अलग से देश बना लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, राष्ट्र। क्या बोलते हैं, राष्ट्र, समझ गए ना। यानी एक विचारधारा के लोग, एक तरह के कपड़ा पहनने वाले, एक तरह के क्लाइमेट में रहने वाले, तो एक तरह की मेंटलिटी वाले लोग क्या है, सारी की सारी यानी एक चीज़ में इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, राष्ट्र। क्या बोलते हैं, राष्ट्र। तो सेम चीज़ है भारत के बारे में भी। तो इसने बताया कि भारत एक प्राचीन सांस्कृतिक एवं भौगोलिक राष्ट्र है, यानी बहुत पुराना है। भारत की जो संस्कृति है ये बहुत पुरानी है, और समय समय पे यानी भारत को क्या है, अनेक महान शासकों ने एकता के सूत्र में पिरोया है। देखिए एक समय था, कभी अशोक राजा आए, कभी चंद्रगुप्त मौर्य आए, कभी अलग अलग राजा आए, हिंदू हर्षवर्धन राजा आए, तो पता नहीं कितने शासक आए अलग अलग वंशजों के। तो उन्होंने क्या पूरे भारत को एकता में पिरोया, यानी पूरे भारत पे राज किया। उसके बाद कोई दूसरा नेक्स्ट रूलर आया, उसने राज किया। तो इसलिए भारत ना बहुत ही प्राचीन सांस्कृतिक एवं भौगोलिक राष्ट्र है। डू यू अंडरस्टैंड, क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर। राष्ट्रीय चेतना को जताने वाले कई तत्व थे। तो पहला तो इसमें क्या था, सामाजिक सुधार आंदोलन। पहला क्या है, सामाजिक सुधार आंदोलन। हमने लास्ट लेसन में पढ़ा है कि जो समाज सुधार आंदोलन थे उन्होंने किस चीज को जन्म दिया है, राष्ट्रीयता को। किसको, राष्ट्रीयता को। क्योंकि जितने भी थिंकर थे हमने पढ़ा वो देश प्रेम की बात करते थे, समाज की बात करते थे। वो बोलते ना भारत मेरा है, मैं भारतीय हूँ, हमें क्या पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। तो वो उसी चीज के ऊपर बात कर रहे थे। तो उससे क्या लोगों में भावना होगी, तो हमें क्या है, अंग्रेजों से क्या चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, और हम अपना देश अपने अकॉर्डिंग ही चलाएंगे। तो उससे क्या भावना जगी पूरे देश में। तो पहला काम किसने किया बताइए, सामाजिक सुधार आंदोलन ने। किसने किया, सामाजिक सुधार आंदोलन। तो इसके अंदर दोबारा रिवीजन अगर तुम पढ़ोगे बुक के अंदर, देखिए इसके अंदर गिवन है, ये देखिए ये दिखा रखा है। राष्ट्रीय चेतना को जगाने वाले तत्वों में पहला है समाज सुधार आंदोलन। कौन से है, समाज सुधार आंदोलन। तो समाज सुधार आंदोलन में पहला तो है राजा राम मनमोहन राय और ब्रह्म समाज। क्लियर है ना, उसी को रिवीजन कर लेना। सेकंड इसके अंदर दे रखा है आर्य समाज और दयानंद सरस्वती। क्लियर है। और इसमें थर्ड दे रखा है रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद। तो राष्ट्रीय चेतना जगाने वाले तत्वों में तो पहला कौन सा था, समाज सुधार आंदोलन। कौन से थे, समाज सुधार आंदोलन। पहला राजा राम मनमोहन राय, तो कौन सा था, ब्रह्म समाज। दूसरा आर्य समाज का कौन थे, दयानंद सरस्वती। अगले थे रामकृष्ण मिशन के कौन थे, अब देखिए एक नया और आया है, ये इसके बारे हमने नहीं पढ़ा, इसके बारे हम पढ़ते हैं। ये आपका थियोसॉफिकल आंदोलन, ये एक मूवमेंट था, इसको थियोसॉफिकल आंदोलन बोला जाता था। अब देखिए ये क्या था, ध्यान सुनिए। इसमें क्या था, जितने लोग बाहर के लोग, विदेशी लोग, सुनिए, चाहे कोई इंग्लैंड का है, चाहे आयरलैंड का है, अमेरिका का है, विदेशी लोग भी भारतीय संस्कृति से, भारतीय धर्म से, भारतीय जो क्षेत्र से प्रेम करते थे, और उन लोगों ने भी भारत को आज़ादी दिलाने में क्या दिया, साथ दिया। क्या दिया, साथ दिया। यानी कुछ विदेशी वो भी क्या है, जैसे भारत के ये जो समाज सुधारक है, भारत के नेता है, क्रांतिकारी, लड़ रहे थे आज़ादी के लिए, तो उन्होंने भी बड़ा ही योगदान दिया। उन्होंने, विदेशियों ने एक अलग से संगठन बनाया, तो उसको क्या बोला गया, थियोसॉफिकल सोसाइटी। क्या बोला गया, थियोसॉफिकल सोसाइटी। अब देखिए कह रहा है कि
भारतीय हिंदू धर्म, यानी जो हमारा रिलीजन है हिंदू धर्म, भारतीय हिंदू धर्म की संस्कृति से प्रेरित होकर विदेशियों ने, यानी जो फॉरेनर है, उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। क्वेश्चन पूछेगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? विदेशियों ने। किसने की? विदेशियों ने। बाहर के लोग आए थे, किससे प्रेरित होके? भारतीय धर्म को, यानी भारतीय धर्म की जो संस्कृति है, यानी हिंदू धर्म की संस्कृति है, वो उससे बड़ा प्रभावित हो गए थे। उन्होंने पढ़ा था, इंडिया में आए, वो सेटल हो गए, तो उनको इंडिया कल्चर बड़ा अच्छा लगा, तो वो क्या भारत की आज़ादी में क्या उनका बड़ा ही योगदान रहा। आगे देखिए इसमें क्या था, इस सोसाइटी में एक प्रमुख नेता आयरलैंड की एक महिला थी जिसका नाम क्या था? श्रीमती एनी बेसेंट। ये नाम तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, श्रीमती एनी बेसेंट। क्या नाम था इसका? श्रीमती एनी बेसेंट। यानी एनी जो बेसेंट थी, क्वेश्चन पूछता ये कहाँ की थी? आयरलैंड की एक लेडी थी, महिला थी, जो इंडिया में आई थी। तो उसने कौन सी सोसाइटी बनाई थी? थियोसॉफिकल। क्या ये क्या नाम है? थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो ये इन्हीं का संबंध है, विदेशी थे सारे के सारे। तो इसमें मेन नाम है एनी बेसेंट का। किसका नाम है? एनी बेसेंट का। एक ये क्वेश्चन भी आता है 8th क्लास में, एनी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने। और कौन थे? टैगोर। हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर और दोनों ने मिलकर की थी। और साथ में क्या, विदेशी लोग धीरे धीरे इस मूवमेंट के अंदर आए थे। आगे देखिए, इसके अलावा अन्य व्यक्ति थे जो जिन्होंने क्या इसके अंदर वर्क किया था। CF, ये एंड्रयूस है। क्या नाम इसका? CF एंड्रयूस। ये व्यक्ति इंग्लैंड का था। कहाँ था? इंग्लैंड का, यानी इंग्लैंड का रहने वाला था। जैसे इंडिया में आया तो CF एंड्रयूस भी क्या है, इस सोसाइटी से जुड़ गया, तो उन्होंने इसमें साथ दिया। इसके बाद है मेडलिन स्लेड। क्या नाम इसका? मेडलिन स्लेड। और इसको बोलते थे मीरा बेन। क्या बोलते थे? मीरा बेन। इसको जैसे नाम दे देते ना अलग से, तो इसको मीरा बेन से जाना जाता है। तो इसका असली नाम क्या था? मेडलिन स्लेड। तो ये भी कहाँ की थी? इंग्लैंड की। कहाँ की थी? इंग्लैंड की। तो मेडलिन स्लेड कहाँ की थी? इंग्लैंड की। अब ये देखिए, गांधी जी की विचारधारा से बड़ी प्रभावित थी, समझ गए ना। टैगोर और गांधी जी की जो बड़ी प्रशंसक थी। और नेक्स्ट थी मैडम ब्लेवात्स्की। देखिए ये USSR की थी, कहने का मतलब आप बोल सकते हैं रसिया की थी। कहाँ की रहने वाली थी? रसिया की। तो उस समय ये यूक्रेन या रसिया एक ही होता था। तो ये मैडम ब्लेवात्स्की और कर्नल अकाल्ट, ये कर्नल अकाल्ट अमेरिका का था। कहाँ का था? अमेरिका का। तो ये भी क्या है, इस संस्था से जुड़ गए इन्होंने। तो ये 4-5 नाम याद रखिए। पहला कौन सा था? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कहाँ की थी? आयरलैंड की। फिर कौन थे? CF एंड्रयूस। CF एंड्रयूस। अगले कौन थी? मेडलिन स्लेड। उसको क्या बोलते थे? मीरा बेन। मीरा बेन का असली नाम क्या था? मेडलिन स्लेड। और नेक्स्ट कौन थी? मैडम ब्लेवात्स्की। क्या ये? मैडम ब्लेवात्स्की। मैडम ब्लेवात्स्की और कर्नल अकाल्ट। और कर्नल अकाल्ट। तो ये क्या है? मैडम ब्लेवात्स्की। क्या नाम इसका? मैडम ब्लेवात्स्की। देखिए रशियन लैंग्वेज में इसी तरह के नाम होते हैं। ये हमें लगता है ना बड़ा अजीब सा है, तो ये रशियन लैंग्वेज में, तो चीन की अलग भाषा है, अलग अलग देशों की अलग भाषा, तो अलग अलग तरह के नाम होते हैं, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत आती है। अगली बात सुनिए, नेक्स्ट देखिए, 19वीं शताब्दी के इन समाज सुधारक आंदोलनों ने भारतीय जनता में जागरूकता उत्पन्न कर दी। समझ गए ना। तो ये जितने समाज सुधार आंदोलन हुए, तो भारत के लोगों में क्या है? जागरूकता, समझदार हो गए, अवेयरनेस आ गई कि हमें आज़ादी चाहिए। अरे समझ गए ना, सियाने हो गए, तो उत्पन्न कर दी, राजनीतिक चेतना का वातावरण बना दिया। समझ गए ना। तो पॉलिटिकल जो चेतना का है, उन्होंने क्या है? इन्वायरमेंट बना दिया। तो कहने का मतलब क्या है? ये जो समाज सुधारक आंदोलन थे, ये इस तरह के लोग थे, बाकी लोगों को क्या कर रहे थे? जगा रहे थे कि उठो, खड़े हो, आज़ादी के लिए लड़ाई कीजिए। तो ऐसे नहीं रखना। तो ये पूरा का पूरा इसके बारे में था कि राष्ट्र क्या है और थियोसॉफिकल सोसाइटी। नेक्स्ट है अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक नीतियों की प्रतिक्रिया। देखिए अंग्रेजों ने जो पॉलिसी बनाई थी, ध्यान सुनिए, गवर्नमेंट क्या बनाती है? पॉलिसी। उनको क्या बोलते हैं? नीतियाँ। क्या बोलती है? नीतियाँ। आर्थिक का मतलब पैसे से लेकर, क्या होता है? पैसे से, इकोनॉमी से लेकर। और शोषणकारी, जिसमें क्या? जनता का शोषण कर लिया। क्या कर लिया? शोषण। जनता का जो इंटरेस्ट है उसको ध्यान में नहीं रखा गया, उनका खूब शोषण किया गया। तो ये अंग्रेजों की जो नीतियाँ थी, इकोनॉमिक जो पॉलिसी थी, उनके अंदर क्या जनता का बड़ा शोषण किया। तो इसका जो रिएक्ट किया लोगों ने, तो इसमें देखिए कौन कौन सी ये जो नीतियाँ थी, ये बड़ी खतरनाक नीतियाँ थी। ध्यान सुनिए, ये कह रहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 के अंदर भारत में आई थी, इसकी जो स्थापना ना ब्रिटिश व्यापारियों का अधिक से अधिक लाभ कमाना था। यानी अंग्रेजों ने ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों बनाई थी? मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। क्यों बनाई थी? मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। तो ये इंडिया में आए तो प्रॉफिट कमाने के लिए। देखिए कंपनी का काम क्या होता है? लाभ कमाना। अरे समझे ना, टीचर का काम क्या होता है? पढ़ाना। बच्चों का काम क्या होता है? पढ़ना। अरे समझे ना, जैसे डांसर का काम क्या होता है? नाचना।
और कंपनी का काम क्या होता है? व्यापार। कहने का मतलब पैसा कमाना। कंपनी क्या है? प्रॉफिट देखती है। कोई भी कंपनी है वो क्या देखेगी? प्रॉफिट। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये सिर्फ अपना इसका काम क्या था? पैसा ही कमाना, अधिक से अधिक प्रॉफिट। और बाद में एक ऐसी घटना हुई भारत के इतिहास के अंदर, 1757 के अंदर प्लासी की लड़ाई हुई। किसकी लड़ाई हुई? प्लासी की। 1757 के अंदर प्लासी की लड़ाई हुई, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, कंपनी से ये राजनीतिक सत्ता में आ गई। किस में आ गई? राजनीतिक सत्ता में। तो मजबूरी में ये, कहने का मतलब इनको राज करना पड़ गया। नहीं समझ गए ना? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, इसका काम तो था पैसा कमाना, और इसको मजबूरन भारत पे राज करना पड़ गया। भारत के कुछ एरिया पे इन्होंने क्या, सत्ता, पावर आ गई इनके पास, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का आसपास का एरिया। तो मजबूरन अब देखिए, कंपनी राज करेगी तो क्या करेगी? शोषण करेगी, क्योंकि कंपनी का माइंड ही क्या होता है? शोषण करने का। क्या होता है? शोषण करेगा। अच्छा, छोटे बच्चे को कोई गाड़ी दे दे, समझे ना, तो क्या करेगा? वही करेगा ना जैसा उसका मन चाहता है। जैसा मन होता है ना, कोई भी व्यक्ति कोई चीज़ बस वैसा ही करता है। तो कंपनी का काम ये राजनीतिक सत्ता का नहीं होता, लेकिन मजबूरी में क्या है, करना पड़ा। फिर आगे देखिए क्या हुआ। जो ईस्ट इंडिया कंपनी, इसने अपनी अपनी अलग अलग पॉलिसी बनाई। तो पहली पॉलिसी देखी क्या थी? शोषणकारी भू राजस्व नीतियाँ। तो उन्होंने क्या किया? जो भू राजस्व है, जो टैक्स से रिलेटेड है, जो सारी नीतियाँ हैं, तो जमीन से जो टैक्स लेती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? भू राजस्व। क्या बोलते हैं? भू राजस्व। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिवेन्यू। क्या बोलते हैं? रिवेन्यू या लैंड रिवेन्यू। कहने का मतलब अलग अलग पॉलिसी बनाई। तो इन्होंने क्या किया? देखिए, पूरे भारत में जहाँ पे अंग्रेज रूल कर रहे थे, जिन एरिया पे कंपनी का यानी ब्रिटिशर का रूल था, तो वहाँ जमीन से क्या ले रहे थे? टैक्स ले रहे थे। तो इन्होंने अलग अलग सिस्टम बनाया। पूर्व की डायरेक्शन में तो इन्होंने क्या, स्थायी बंदोबस्त बना दिया। परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? परमानेंट सेटलमेंट। पूर्व में, कहाँ पे? पूर्व में तो परमानेंट सेटलमेंट लागू कर दिया। और उन्होंने क्या कर दिया? दक्षिण के अंदर रैयतवाड़ी सिस्टम। कौन सा है? रैयतवाड़ी सिस्टम। तो ये रैयतवाड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं रेतवाड़ी। हाँ, क्या बोलते हैं? रेतवाड़ी। रेतवाड़ी या रैयतवाड़ी एक ही बात है। तो दक्षिण में क्या कर दिया? रैयतवाड़ी सिस्टम। और उत्तर के अंदर महालवाड़ी सिस्टम। क्या कर दिया? महालवाड़ी सिस्टम। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से टैक्स लेने की इन्होंने सिस्टम बना दिए। बस याद रखना, ये 8th क्लास में पूरा आता है। महालवाड़ी सिस्टम क्या है, रैयतवाड़ी सिस्टम क्या है, और स्थायी बंदोबस्त क्या है किसी को याद? रोहन, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी, पहला देखिए स्थायी बंदोबस्त के अंदर क्या होता था, इन्होंने क्या, जमींदार को नियुक्त कर दिया। किसको कर दिया? जमींदार को नियुक्त कर दिया। और नीचे कौन होते थे? किसान। आप किसान ही बोल सकते हो, किसान। ये किसान से क्या लेते थे? राजस्व। क्या लेते थे? हाँ, लगान, टैक्स जो भी है। ये किसान किसको देता था? जमींदार को। और जमींदार किसके देते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी को। और इनको क्या, जमीन के परमानेंट मालिक बना दिया था। इनको ज्यादा पावर मिल गई थी। किसको पावर मिल गई थी? जमींदार को। समझ गए ना? तो जमींदार को ज्यादा पावर मिल गई, तो इसको परमानेंट सेटलमेंट बोलते थे। लेकिन देखिए दक्षिण में क्या हुआ, रैयत। देखिए रैयत का मतलब भी किसान होते हैं। क्या होते हैं? किसान, यानी जो जमीन ठेके पे लेके खेती करते हैं। तो इधर इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और नीचे आप रैयत बोल सकते हैं। रैयत का मतलब क्या है? किसान ही है। आगे बात समझ में। तो इनको पता था ना, देखिए टैक्स तो ये देते हैं, काम तो ये करते हैं, तो बीच में ऐसे ही है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ इनको क्या कर दिया, जमींदारों को हटा दिया। तो जो रैयत है, किसान है, वो सीधा किसको टैक्स देंगे? कंपनी को। किसको देंगे? कंपनी को। यानी जमींदारी व्यवस्था बीच से खत्म कर दी, क्योंकि एक्चुअल में तो ये देंगे ना, तो ये शोषण करने लगे, तो इसको बीच में हटा दिया। तो बस इतना याद रखिए, रैयत से याद रखिए किसान। क्या याद रखोगे? किसान। कल्टीवेटर बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। तो कल्टीवेट करने वाले, जो खेत के अंदर काम करने वाले हैं, तो वो टैक्स सीधा किसको देंगे? कंपनी को। किसको देंगे? कंपनी को। अब आगे जाके देखिए महालवाड़ी। महालवाड़ी में क्या होता है? देखिए महल का मतलब पूरे विलेज को बोलते थे। महल का मतलब हेड ऑफ विलेज। क्या बोलते थे? हेड ऑफ विलेज। हेड ऑफ विलेज यानी गांव का जो मुखिया होता था, उसको बोलते थे महल। क्या बोलते थे? महल। तो इसमें क्या कर दिया था, देखिए कल्टीवेटर भी हटा दिए। कल्टीवेटर कहने का मतलब क्या है, ये जो हेड ऑफ विलेज है ना, वो क्या करेंगे, इसको क्या देंगे, अपना जो भू राजस्व है, ये टैक्स वगैरह, ये इन्हीं को देंगे, रेवेन्यू। आगे बात में, तो सरपंच मानिए यानी हेड ऑफ विलेज, वो किससे लेगा? रैयत से। किससे लेगा? रैयत से, या जो किसान है उनसे लेगा। समझ गए ना? तो बस इसमें कैसे याद होगा, देखिए रट्टा नहीं मारना, महल का बस नाम याद रखना। महल का मतलब क्या होता है? हेड ऑफ विलेज। क्या होता है? हेड ऑफ विलेज। और रैयत का मतलब क्या होता है? कल्टीवेटर है, जो किसान। क्या बोल सकते हैं? किसान। इसमें सीधा टैक्स कौन देते थे? किसान। इसमें कौन देते थे? हेड ऑफ विलेज। इसमें कौन देते थे? जमींदार। कौन देते थे? जमींदार। तो ये सिस्टम लगा दिया, तो ये बड़ा ही खतरनाक था। पूरे भारत में अलग अलग एरिया में अलग अलग बनाया। तो आगे देखिए इन्होंने क्या किया, राजस्व की मात्रा अधिक थी, जो रिवेन्यू होता था ना, बहुत ज्यादा में लिया जाता था, बहुत ज्यादा मात्रा में लिया जाता था रिवेन्यू, और कठोरता से वसूला जाता था।
जो कोई व्यक्ति नहीं देता था किसान उसको पनिशमेंट किया जाता था, कठोरता से वसूला जाता था। और बाद में क्या है, जनता में क्या है, असंतोष फैल गया। क्या फैल गया? असंतोष। बड़े डिससेटिस्फाई हो गए, उनको लगने लगा अब अंग्रेजों को या ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से बाहर निकालना है। परेशान कर दिया। जहां जहां पे अंग्रेज रूल कर रहे थे अलग अलग एरिया में उन्होंने अलग अलग सिस्टम बनाए। तो 3 सिस्टम बनाए। पहला कौन सा था? स्थायी बंदोबस्त। क्या था? स्थायी बंदोबस्त। दूसरा कौन सा था? रैयतवाड़ी। तीसरा कौन सा था? महालवाड़ी। इनके बारे में पढ़ोगे ना, पूरा है बुक्स के अंदर, कभी भी पढ़ोगे ना तो ये रैयतवाड़ी बस थोड़ा थोड़ा याद रखना कि कहाँ कहाँ पे था, कितना परसेंटेज था। ये सिस्टम क्या था, अंग्रेज जिस एरिया पे राज करते थे उन्होंने टैक्स लेना था। क्या लेना था? टैक्स। आज भी रहती है सरकार, बोलते ना माड़ की पर्ची आ गई है। नेक्स्ट देखिए क्या था, शोषणकारी व्यापारिक नीतियां। अंग्रेज क्या करते थे? व्यापार करते थे और व्यापार के साथ भारत का शोषण करते थे। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार, एकल अधिकार मिल गए थे कि भारत के अंदर सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी? व्यापार, और किसी जो कंपनी को आने का कोई चांस ही नहीं था। इंग्लैंड से सिर्फ एक कंपनी आएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उनके पास अधिकार थे। तो उन्होंने क्या किया, भारत का जो कच्चा माल है उसको तो निर्यातक देश बना दिया। यानी भारत कच्चा माल तो भारत से बाहर जाएगा, निर्यात होगा, एक्सपोर्ट होगा, और तैयार माल यानी जो फिनिश गुड होगा वो भारत में इंपोर्ट होगा यानी आएगा। इसका एग्जाम्पल समझिए, भारत से लेके कपास, क्या लेगे? कपास। मान लीजिए कॉटन की खेती की भारत से छीन के लेके कपास लेके ना, कपास लेके इंग्लैंड में लेके, वहां से मैनचेस्टर में वहां से कपड़ा बना के फिर भारत में बेच दिया। अरे समझ गए ना कि जो भी भारत के अंदर कच्चा, जैसे भारत से लेके गन्ना, क्या लेके? गन्ना, उधर लेके गुड़ बना लाए, चीनी बना लाए, वापस इंडिया के अंदर दे दिया। कच्चा माल भारत से लेके, जैसे लोहा लेके, कोयला लेके, सारी चीजें भारत से निकाल के लेके उनको तैयार करके भारत को ही बेच रही है। तो इससे नुकसान क्या होता है कि पहले भारत के लोग ना, पूरे भारत के अंदर ना जो कपड़ा है, भारत के जो लोग हैं घरों में बनाते थे अपने हाथों से। कपड़े बनाने की जो प्रक्रिया है ना हाथों से होती थी। जैसे गांधी जी चरखी का यूज करते थे, कपड़ा वगैरह हाथों से बनाया जाता था। हर लोगों को क्या रोजगार होता था, घर घर में कपड़ा वगैरह बनाए जाते थे, चाहे सर्दी के है चाहे गर्मी के। हर घर में ना वो हाथों से कपड़े बनाए थे, चरखे, हैंडलूम वगैरह, अलग अलग मशीनें थी, तो लोगों का काम भी चलता था। समझ गए ना। तो क्या किया इन्होंने, कंपनी लग गई इंग्लैंड के अंदर। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद वहाँ पे फैक्ट्री वगैरह लग गई। तो उन्होंने क्या किया, जो कच्चा माल भारत से बाहर ले गए और फिनिश गुड वहाँ पे लेके आए और बेच दिया। तो इसी वजह से क्या, भारत के लोगों का जो काम है, हाथों से जो काम करते थे, तो वो भी क्या हो गया, नष्ट हो गया। देखिए कोई मशीन आती है ना, कंपनी आती है, तो उससे क्या जो हाथों के कारीगर है ना, वो काम क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं नष्ट। तो सेम ऐसी घटना हुई। तो इंडिया से क्या लेके जाते थे, कच्चा माल बाहर लेके जाते थे और फिनिश गुड को इंडिया के अंदर लेके आके बेच देते थे। तो जिससे यहाँ का जो हस्तशिल्प है, यानी हाथों से जो काम करते थे, और लघु होता छोटे छोटे जो फैक्ट्री होती है, जो घरों में काम करते थे, वो क्या हो गए, नष्ट हो गए, और लोगों को क्या रोजगार नहीं मिला। समझ गए ना। तो जिनका काम चलता था थोड़े में, तो सबका काम क्या है, बिल्कुल बंद हो गया। तो लोग क्या है, इनके खिलाफ हो गए। समझ गए ना। तो पहला क्या था बताइए, शोषणकारी भू राजस्व नीति। समझ गए ना, भू राजस्व नीति। दूसरा क्या था, शोषणकारी व्यापारिक नीति। शोषण करते थे लोगों का, व्यापार तो करते, देखिए व्यापार करे, आज भारत सरकार व्यापार करती, लेकिन लोगों का शोषण नहीं करती। भू राजस्व है लेकिन शोषण नहीं करती। अगर शोषण करेगी तो जनता क्या करेगी, विद्रोह कर देगी, आंदोलन कर देगी। आगे देखिए इसके बाद क्या हुआ, यातायात एवं संचार की नीतियां बनाई, यानी ट्रांसपोर्ट एंड जो कम्युनिकेशन है, उन्होंने इस चीज़ को भी एस्टेब्लिश किया। ये करेंगे, देखिए कच्चे माल को बंदरगाह यानी पोर्ट तक ले जाने के लिए यातायात के नए साधनों का विकास किया। देखिए ये तो भारत के लोगों के लिए भी अच्छा हुआ कि इन्होंने क्या किया, ट्रांसपोर्ट का क्या किया, अलग अलग चीज़ें बनाई। रेल और जो सड़कों के जाल बिछा दिए अंग्रेजों ने, वो इंडिया में बिछा के गए, तो आज भी हम उनका यूज करते हैं। देखिए सपोज कीजिए कि मान लीजिए इस एरिया के अंदर है, इस एरिया के अंदर कोयला निकला, क्या निकला, कोयला निकाल लिया। इस एरिया के अंदर कोई चीज़ निकाली, यहाँ से क्या है, कॉटन ले लिया। तो भारत के जो इंटरनल एरिया है, यानी जो आंतरिक जो भारत का भूभाग है, तो यहाँ से कोई चीज़ निकाल के लेके जा रहे थे, तो यहाँ पे लेके आते थे पोर्ट। जैसे मान लीजिए मुंबई है या कोलकाता है या इधर तमिलनाडु या केरल के अंदर है या गुजरात के अंदर है, तो जो भी सामान लेके आना था, सपोज कीजिए यहाँ से कोई सामान लेके आना है, तो यहाँ से इनको क्या रोड बनाने की जरूरत होती थी। दूसरा मान लीजिए यहाँ से कोई सामान लेके आता था, यार ट्रेन के थ्रू लेके आते थे। कहने का मतलब क्या, इन्होंने जो रोड है और जो रेलवे का जो विकास किया अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए किया था। किसके लिए, अपने फायदों के लिए। जो अंग्रेजों ने ट्रेन चलाई है, ये अपनी ना चलती ना, ये लुधियाना से चलती है 60 ट्रेन, ये अंग्रेजों की चलाई है। ये बरवाड़ा का जो स्टेशन है, ये उस समय का, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या है, व्यापार करते थे, लुधियाना से लेके वहाँ तक आगे तक जाता था। तो व्यापार के लिए इन्होंने क्या है, रेलवे का और रोडवेज का क्या पूरा का पूरा व्यापार किया।
तो यहाँ से क्या करते थे, बंदरगाह से फिर क्या है, समुद्री रास्ते से क्या है, ये सारा का सारा जो माल है इंग्लैंड जाता था। आगे बात समझ में। तो इन्होंने इस चीज़ के लिए इन चीज़ों का विस्तार किया। अब देखिए इसके बाद उन्होंने रेलों और सड़कों का क्या है, जाल बिछाया। डाक व तार भी विकसित हुए। देखिए एक व्यवस्था होती थी पहले डाक की। डाक का मतलब क्या, कोई मैसेज देना है तो डाक के थ्रू, कोई मैसेज है ना रिटर्न फॉर्म में होता था। पहले मोबाइल वगैरह ये ऐसा कुछ नहीं होता था टेलीफोन का, तो मैसेज के थ्रू अगर कोई डाक देनी है तो वो पहुंचा दिया जाता था, एक तार का सिस्टम। देखिए आज के समय में क्या है, मोबाइल है। क्या है, मोबाइल। मोबाइल से पहले कौन से फ़ोन थे, घरों में फ़ोन थे, कि याद, लैंडलाइन। क्या थे, लैंडलाइन, यानी हाथों से ऐसे फ़ोन उठाते थे तारों के थ्रू। तो पहले तो, अब तो क्या है, मोबाइल है। उससे पहले क्या थे, लैंडलाइन फ़ोन थे, ठीक है। और उससे पहले क्या होता था, तार। क्या होता था, तार सिस्टम होता था। तार में बोलते थे। हाँ, तार में ऐसे बोलते थे, किसी इसमें तार फैलाता मैसेज करने के लिए, मैसेज देने के लिए। तो उसको, उसका फायदा भारत के लोगों को मिला। कैसे मिला, देखिए उन्होंने, अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए किया, लेकिन इसका लाभ भारतीयों को भी हुआ। कैसे हुआ, उन्होंने एकता और राजनीतिक चेतना का प्रसार किया। देखिए सरकार कोई चीज़ का, अंग्रेज ना अपने फायदे के लिए तार किया कि बात करो, यहाँ करना है, व्यापार करना है। तो भारत के लोग भी, किसी ने कॉल कर दिया, कलकत्ता से कर दिया, इधर इकट्ठे हो जाओ, समझ गए ना। तो भारत के लोगों ने फायदा कर लिया अपनी क्रांति के लिए, राजनीतिक चेतना के लिए। नेक्स्ट देखिए, धन का निकास, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ये कह रहा है कि भारत से बहुत मात्रा में धन, यानी जो पैसा है, मनी है, वेतनों, युद्ध खर्चों, गृह प्रभार व सेना के खर्चों के रूप में इंग्लैंड भेजा गया। यानी भारत का जो धन है, इंडिया की जो संपदा है, इंग्लैंड में उनके लिए सैलरी देनी होती थी, वहाँ पे युद्ध के खर्चे होते थे, वहाँ पे पूरे देश में, इंग्लैंड के अंदर आप बोल सकते हैं, यूके के अंदर जो कार्य होते थे, वहाँ की जो सेना का युद्धों के अंदर जो खर्चा होता था, उसके रूप में कहाँ भेजा गया, इंग्लैंड। कहाँ भेजा गया, इंग्लैंड। तो इसको देखिए, इसके ऊपर ना कोई भारत का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा, भारत को कुछ नहीं मिला। और इसी को क्या बोलते हैं, धन का निकास। क्या बोलते हैं, धन का निकास। निकास का मतलब होता है ड्रेनेज। क्या बोलते हैं, ड्रेनेज, निकल जाना। भारत का धन कौन ले गए, लूट लूट के, अंग्रेज। उन्होंने भारत के धन से अपना खर्चा चलाया, सारा का सारा धन लेके अपना खर्चा चलाया। और इसी के चक्कर में, ध्यान सुनिए, दो बिल्कुल मेन बुक है इसी के ऊपर है, तो ये बड़ा याद रखना। क्वेश्चन ये पूछेगा, धन का जो निकास सिद्धांत है, धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया था, दादा भाई नारोजी ने। क्वेश्चन कहाँ चला गया, इंग्लैंड में। और भारत सोने की चिड़िया देश होता था, तो उसको क्या है, कंगाल बना दिया। अरे रियल में सोने की चिड़िया होता था, सारा धन लूट लूट के ट्रेनों में, दूसरी चीज़ों में, सब इंग्लैंड में ले गए। आज देखिए इंग्लैंड इतना पावरफुल क्यों देश है, इतना पैसा कहाँ से आया, तो यही कारण है कि सारा भारत का धन, सारा सोना, सारी कहाँ लूट लूट के सब ले गए। समझे ना, ढोलिया पूरे भारत का धन। तो इसको क्या बोला गया, इसको क्या बोला गया, धन का निकास का सिद्धांत। समझे ना। तो धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया, दादा भाई नौरोजी ने। उस भारत के औरतें वो अभी भी सोने के, हाँ, सोना भी बहुत ज़्यादा, लेकिन चला गया, ये चला भी गया। अब कई बार ना होता कि भारत सोने की चिड़िया होता था, भारत के लोगों को लगता नहीं। तो इंग्लैंड में जाओगे ना, जब म्यूजियम वगैरह देखोगे, तब पता चलेगा कि भारत एक्चुअल में सोने की चिड़िया होता था। उधर पता चलेगा ना। अरे सारे का सारा नहीं, जो लंदन शहर है ना, आज से लगभग 18वीं शताब्दी के अंदर, 1850 के अंदर ना, इतने बैंक, इतना लंदन इतना पावरफुल कैसे, इतना धन कैसे, इतना डेवलप कैसे, भारत की वजह से। सारा धन उधर चला गया, समझे ना। भारत का कोई लूट चले। हाँ, सब लेके गए लूट के। अब देखिए इसको, ये धन की निकासी का जो सिद्धांत है, इसमें आप समझ गए कि भारत का धन क्या है, इंग्लैंड में चला गया, सारा का सारा वो क्या है, लूट के लेके चले गए। तो इसको देखते हुए जो भारत के जो एक महान नेता थे, दादा भाई नारोजी, तो उन्होंने एक बुक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक का नाम भी पूछ लेगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किसकी बुक है, दादा भाई नारोजी की। तो इसमें क्या बताया है, धन की निकासी का सिद्धांत। उसने बताया कि कैसे लेके गए, पूरा सिद्धांत बताया, पूरा प्रोसेस बताया खोल के लोगों की। भारत को हम सोने की चिड़िया बोलते, तो रियल की बात है कि अब भारत सोने की चिड़िया नहीं रहा है, क्योंकि भारत का धन सारा का सारा ड्रेनेज हो गया, ले गए ये सारे के सारे लूट के, भारत के लोगों को पता ही नहीं चला। जैसे सपोज कीजिए कि बीजेपी सरकार है, भारत का धन सारा एक साइड में लगा, तो लोगों को थोड़ी पता है, कुछ भी करे, समझ गए ना, कि कुछ भी कर सकती है सरकारें। तो सरकार ये, जैसे आज बीजेपी रूल करती तो ऐसे ये रूल करती थी, हमें तो क्या पता था, आम जनता को पता नहीं था ना। तो इन्होंने क्या है, इन चीज़ को खोला था कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया में बताया था कि भारत का धन क्या बाहर चला गया, कुछ नहीं है।
फिर आगे देखिए रोमेश चंद्र दत्त ने भी क्या है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर यही चीज़ बताई है कि भारत का जो धन है कैसे चला गया। तो ये 2 बुक है और 2 इनके राइटर है, इनका नाम याद रखना। तो क्वेश्चन पूछेगा रोमेश चंद्र दत्त की बुक कौन सी थी बताइए, कौन सी थी, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी बुक थी, दादाभाई नौरोजी ने बोला था जाके ब्रिटेन की पार्लियामेंट में जाके बोला था, लंदन में बोला था इसने जाके खोल के, तुम्हें हमारा धन ले आए लूट के। ये ऐसे नहीं थे, बहुत पढ़े लिखे विद्वान थे, ऐसे कोई बकलोल टाइप का आदमी नहीं था, बड़ा लिखा था, उधर जाके बोला था इन्होंने ब्रिटेन की पार्लियामेंट के। तो ऑनलाइन वाले इसके अंदर देख सकते हैं, पूरा का पूरा है, ये दिखाई पड़ रहा है ना। तो देखिए दोनों के दोनों व्यक्ति दादाभाई नौरोजी और रोमेश चंद्र बनर्जी, तो इन्होंने क्या है रोमेश चंद्र दत्त, तो इन्होंने बुक लिखी है, दोनों की दोनों बुक आप देख सकते हो। आगे बात समझे, देखिए हमने जो लेसन है स्टार्ट कर दिया था सेकंड, भारतीय राष्ट्रीय चेतना के तत्व, समझ गए ना, राष्ट्रीय चेतना के तत्व। और एक चीज़ इसके अंदर मिसिंग रह गई, जब हम राष्ट्र की बात कर रहे थे हमने पढ़ा था ना कि राष्ट्र क्या होता है, तो उसमें एक श्लोक आया है जो विष्णु पुराण से लिया है, तो वो हमने लिखा नहीं, अब मैं इसको लिख के आपको मेंशन कर रहा हूँ। तो ये एक श्लोक है संस्कृत भाषा का है, कौन सी भाषा का है, संस्कृत भाषा का है। तो आइए इसको श्लोक को समझते हैं और इसका मतलब क्या है। तो देखिए मेरे को भी संस्कृत पढ़े ना बहुत साल हो गए, तो पढ़ के देखते हैं, ट्राई करते हैं, बहुत साल हो गए समझ गए ना, कई दिन हो गए भाई। देखिए ये कह रहा है कि उत्तरम यद समुद्र से हिमाद्रेश्चो दक्षिणम सही है ना। अब देखिए ये कह रहा है कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूभाग स्थित है, फिर से सुनिए, समुद्र के उत्तर में और दक्षिण के हिमालय के दक्षिण में, समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूभाग स्थित है, वर्ष तद भारतम नाम, उसका नाम भारतवर्ष है, उसका नाम भारतवर्ष है। भारतीय यंत्र त्रस्तंती, और सारी के सारी भारतीय उसकी क्या है संतान है। तो इसने क्या है, देखिए ये विष्णु पुराण के जो श्लोक है इससे वगैरह से लिया हो गया, तो ये भारत की बात कर रहा है। अब इसको समझिए कैसे। अब देखिए अगर इंडिया हम देखेंगे इसके अंदर, एक बार थोड़ा सा मैप में लोकेट कीजिए, इंडिया के नीचे ये सारा का सारा है हिंद महासागर है आपका, इसको समुद्र ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, समुद्र। हिंद महासागर मान लीजिए समुद्र है, तो समुद्र के तो कहाँ पे है, उत्तर में, ये ऊपर की डायरेक्शन क्या होती है, उत्तर यानी नॉर्थ। और यहाँ पे कौन सा माउंटेन है, हिमालय, कौन सा है, हिमालय। हिमालय के कहाँ पे है, दक्षिण में। भारत यानी समुद्र के कहाँ पे है, उत्तर में, हिमालय के कहाँ पे है, दक्षिण में। तो इस श्लोक में यही बात कर रहा है कि समुद्र के उत्तर में, हिमालय के दक्षिण में जो भूभाग स्थित है उसका नाम क्या है, भारतवर्ष। और भारतवर्ष के सारे की सारी जो संतान है उसको क्या बोलते हैं, भारतीय, क्या बोलते हैं, भारतीय। तो इसके अंदर ये एक श्लोक दे रखा है, इसको समझ लेना। ये जब हम राष्ट्र पढ़ा था ना, तो उसी में फर्स्ट पेज के ऊपर मिलेगा। ओके, आगे देखिए, फिर हमने स्टार्ट कर दिया था कि जो भारतीय जो राष्ट्रीय चेतना के तत्व हो ना, अलग अलग मैंने बताया था, उसके अंदर पॉइंट होता था। पहला पॉइंट क्या था, समाज सुधार आंदोलन। क्या थे, समाज सुधार आंदोलन। तो समाज सुधार आंदोलन में पहला कौन सा था, ब्रह्म समाज। दूसरा कौन सा था, आर्य समाज। थर्ड कौन सा था, रामकिशन मिशन। फोर्थ कौन सा था, थियोसॉफिकल सोसाइटी। कौन सा था, थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो पहला था समाज सुधारक आंदोलन। क्या थे, समाज सुधारक आंदोलन। तो इन्होंने क्या है, भारत के अंदर ना राष्ट्रीय चेतना का विकास किया। और उसके बाद में था अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक नीतियाँ, वो भी हमने पढ़ी थी। वो अलग अलग थी, पहले भू राजस्व वाली, नेक्स्ट व्यापार वाली नीति, और उससे नेक्स्ट कौन सी थी, यातायात और ट्रांसपोर्ट। और उसके बाद में कौन सी थी, नेक्स्ट कौन सी थी, धन का निकास। कौन सी थी, धन का निकास। धन के निकास का सिद्धांत किसने दिया बताइए, दादाभाई नौरोजी ने। तो उसने कौन सी बुक लिखी थी, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या थी, पॉवर्टी, पहले क्या है, पॉवर्टी, पॉवर्टी आती है गरीबी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत के प्रत्येक क्षेत्र में यानी हर रीजन के अंदर हर वर्ग के, हर क्लास के लोग, चाहे अपर कास्ट का है, लोअर कास्ट का है, किसी भी वर्ण का है, हर वर्ग के लोग एक बेचैनी और असंतोष उत्पन्न हो गया था। सारे के सारे लोग क्या है, जो ब्रिटिश शासन या ईस्ट इंडिया कंपनी है उससे सारे के सारे नाखुश थे। और जिसके रिजल्ट से क्या हुआ, 1857 की क्रांति हुई। क्या हुई, 1857 की क्रांति हुई। देखिए भारत को आज़ादी दिलाने में सबसे पहली क्रांति कौन सी थी, 1857 की क्रांति थी। अब देखिए 1857 की क्रांति में भारतीयों की क्या है, एक तरह से जीत हो गई थी। यानी भारत
क्या 1857 में ही आज़ाद हो जाता कंपनी से या अंग्रेजों से। लेकिन कुछ गलतियां नहीं है 1857 की क्रांति की, अगर पूरा डिटेल में पढ़ोगे ना, फेलियर क्यों हो गई है, एसफेल क्यों हुई 1857 की क्रांति, उसके कुछ ना कुछ कारण रहे हैं। पहला सबसे बड़ा कारण है क्या, हर जगह ना मैसेज नहीं, लोग कनेक्ट नहीं हो पाए पूरी तरह से। देखिए ये जो 1857 की क्रांति हुई, ये उत्तर भारत के अंदर, ध्यान सुनिए, जैसे हरियाणा का रीजन है, दिल्ली के आसपास का रीजन है, कहने का मतलब पूरा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूरे भारत के लोग इकट्ठा नहीं हो पाए। दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र है, जैसे कानपुर है, लखनऊ है, अवध है, तो ये जितने रीजन है अलग अलग, दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र के लोग वो ही इकट्ठा लड़ पाए अंग्रेजों से। और इसका मेन कारण है सारे लोग नहीं लड़ पाए क्योंकि उनको पता नहीं चला था भारत के अंदर कहीं क्रांति भी हो रही है, तो वो कनेक्ट नहीं हो पाए। और दूसरा मेन कारण क्या था, देखिए भारत, ये सारे के सारे, और इसको ना सिपोई रिवोल्ट भी बोलते हैं, सिपोई रिवोल्ट। इसमें ये जो क्रांति थी ना, मानी जाती है सिपाहियों की थी। किसकी थी? सिपाहियों की। यानी पूरी तरह से जनता कनेक्ट नहीं हो पाई, तो सिपाही लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, इस क्रांति को अंजाम दिया था, तो इसलिए सिपाही रिवोल्ट भी इसको बोला जाता है। जो फौजी, ध्यान सुनिए, पहले ना जो फौजी होते थे इंडिया के, कंपनी के फौजी होते थे, कौन होते थे? भारत के लोग। भारत के लोगों को कंपनी फौजी भर्ती करती थी और भारत के लोगों को मरवाती थी। लेकिन उन फौजियों में एक मंगल पांडे का नाम है, उसके कुछ कारण हैं, उसमें आप पढ़ोगे पूरा 1857 क्रांति में, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया था। तो बाद में क्या है, इन फौजियों ने क्या है, अंग्रेज जो बड़े बड़े अधिकारी है, अफसर, उनको मारना स्टार्ट कर दिया। और बाद में देखिए इसका मेन रीजन ये रहा, इंग्लैंड से क्या है, पैसा आ गया, मनी आया और वेपन आए, हथियार आए। इनके पास ना मॉडर्न तरीके के हथियार थे। इंग्लैंड के अंदर ना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का यही प्रभाव, उनके पास अच्छी टेक्निक के हथियार थे, गोला बारूद, सामान, पैसा, सारी चीज़ थी। यहाँ इनकी हेल्प किसी ने की? ब्रिटेन गवर्नमेंट ने। किसी ने की? ब्रिटेन गवर्नमेंट। इनके पास इंग्लैंड से हथियार और पैसा आ गया और भारत के लोग सही से कनेक्ट नहीं हो पाए, और ज़्यादातर सबके पास ना देसी हथियार थे, नॉर्मल हथियार थे, तो सही से ये चीज़ नहीं हो पाई। नहीं तो 1857 में क्या भारत आज़ाद हो जाता। आगे बात समझ में, तो ये एक तरह से क्या था, सिपोई रिवोल्ट, सिपाही क्रांति थी 1857 की, समझ गए ना। तो इसके फेल होने के कुछ कारण हैं, और यही है। तो पहली भारत की आज़ादी का संघर्ष कब हुआ था? 1857 के अंदर, ठीक है। तो ये भी इसका परिणाम रहा, समझे ना। आगे देखिए, फिर है भारत के गौरवशील इतिहास पर शोध का प्रभाव। यानी जो भारत का ये इतना गौरवशील इतिहास रहा है, इसके ऊपर रिसर्च किया गया, उसका भी प्रभाव पड़ा। इसमें कौन कौन से ये जो विद्वान हैं, देखिए पहला तो सर विलियम्स जोन, मोनियर विलियम्स, जेम्स प्रीपेंस, मैक्स मुलर, राथ, कैनिंघम जैसे विदेशी विद्वानों ने प्राचीन भारतीय इतिहास यानी इंडिया की जो हिस्ट्री है उसके ऊपर रिसर्च करके भारत की प्राचीन गौरवशील सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहर को विश्व के सामने रख दिया। इन लोगों ने क्या किया, देखिए ये लोग ना इंडिया की स्टडी कर रहे थे, हिस्ट्री को, इंडिया के कल्चर को, इंडिया के पूरे बैकग्राउंड को, ज्योग्राफी के सब चीज़ों के बारे में इन्होंने रिसर्च किया, और उन्होंने क्या, जो भारत की गौरवशील संस्कृति है, इतिहास है, उसको दुनिया के सामने प्रकट कर दिया। तो इससे भारत के लोगों को क्या, मनोबल बढ़ गया। क्या बढ़ गया? मनोबल बढ़ गया, उनका हौसला उपजाई हुआ कि देखिए इन लोगों ने पता लगाया कि ये चीज़ें कैसे हो सकती है। तो इसके बाद ये भी क्या है, इसके प्रभाव पड़े। अरे ये भी कारण रहा, राष्ट्रीय चेतना की तत्व जो जगह हैं, इसका मेन ये कारण रहा, इन लोगों ने क्या किया, रिसर्च वगैरह की। आगे देखिए, इसमें मेन क्या है, जो जेम्स प्रीपेंस है उसने क्या, ब्राह्मणी लिपि को पढ़ा। देखिए लिपि कैसी थी, राइटिंग बोलते हैं ना, लिपि, पता नहीं क्या लिख रखा है, इनको पता नहीं था। देखिए भारत के लोग ना विद्वान है, कोई पढ़ नहीं पाया था, तो ये अंग्रेज अधिकारी आया था, इसने क्या है, एक ऐसी लिपि थी कि ये लिख क्या रखा है, राइटिंग, तो उसको पढ़ा था। और उसके पढ़ने से, समझने से अशोक जो महान जो सम्राट थे अशोक, उसके बारे में जीवन की जो उन्होंने क्या धम दिया था, अशोक ने क्या चीज़ें बताई थी, तो अशोक महान सम्राट जो अशोक है उसके बारे में हमें पता चला है। किसने ये काम किया? जेम्स प्रीपेंस ने। किसने किया? जेम्स प्रीपेंस ने। तो ये क्वेश्चन आता है कि ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने का सबसे पहले कार्य किसने किया? जेम्स प्रीपेंस ने। पहले लिखी होती थी, देखिए पत्थरों पे लिखे होते थे, सारनाथ के अंदर जो अशोक उस समय राजा होता था ना, लिखे होते थे बड़े बड़े, इलाहाबाद में, मथुरा में, हर जगह पत्थर ऐसे। ये क्या है, ये क्या है, ऐसे देखते थे अपने वाले, अरे समझे, ऐसे लिख रखा था, पता नहीं क्या लिख रखा है। जैसे तुम पंजाब में जाओगे ना, ऐसे लिखा मिलेगा बोर्ड में, ये क्या है। ईरान में जाओगे कुछ लिखा मिलेगा, पाकिस्तान में जाओगे कुछ मिलेगा, हमें नहीं बताएगा। केरल में जाना, अलग अलग एरिया में अलग अलग लिखा मिलेगा। तो हम तो सिर्फ हिंदी पढ़वाते हैं या थोड़ा मोटा इंग्लिश पढ़ लेते हैं, लेकिन कहीं भी अलग भाषा तो हमें पता नहीं चलता ये क्या है। चाइनीज, जापानीज भाषा देखी, उनको पता नहीं है क्या है। तो भारत के लोग सारे ऐसे दे रहे क्या है पता ही नहीं था। तो जेम्स प्रीपेंस ने खोजा कि ये क्या लिख रखा है। देखिए बुद्धि कितनी थी, कितनी पुरानी भाषा है,
अशोक के समय की, लगभग 1500-2000 साल पुरानी। उसने उसको क्या कर दिया, खोज दिया, और उससे हमें अशोक के पूरे जीवन के बारे में, इतिहास के बारे में पता चल गया। ठीक है ना, तो इन्होंने कितना अच्छा काम किया। आगे देखिए, कैनिंघम ने भी क्या किया, जो पुरातात्विक उत्खनन किया, उन्होंने क्या किया, खुदाई के काम किए अलग अलग एरिया के अंदर। भारत के अंदर देखिए, अब देख सकते हैं ना, राखी गड्डी के अंदर वो उत्खनन का काम चल रहा है, खुदाई का काम चल रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि हर जगह पे भारत में खुदाइयाँ की, उसमें जो भारत की सभ्यता है, भारत किस तरह बसा होता था, उसमें हड़प्पा सभ्यता, बहुत सारी चीज़ें हैं कि इंडिया का जो इतिहास है, इंडिया की वो चीज़ें सामने निकल के आई कि भारत क्या है, प्राचीन सभ्यता है, हजारों सालों से सभ्यता रही है। भारत के लोगों को नहीं पता था, इन चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता था, इन लोगों ने क्या पता लगाया, तो इन्होंने इस चीज़ का वो किया। और वेद और उपनिषदों का भी इन्होंने स्टडी करके, वेद पढ़े इन्होंने, उपनिषद पढ़े, उनका गुणगान किया, उनको बताया कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। वेद पढ़ के उनको ट्रांसलेट किया, इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया, बाकी दुनिया में फैला दिया। तो इन्होंने क्या, भारत का जो गौरवशील है, भारत की जो आत्मसम्मान है, उसको क्या है, बढ़ाया दुनिया के सामने। तो भारत वालों को हौसला हो गया। नेक्स्ट है, अंग्रेजों में प्रजातीय दंभ तथा भारतीयों से दुर्व्यवहार। देखिए, अंग्रेजों में क्या है, जो अपनी जाति है ना, उसके प्रति दंभ था। प्रजातीय दंभ का मतलब बोल सकते हो, देखिए अंग्रेज अपने आप को सुपीरियर मानते थे, बाकी जातियों को इन्फीरियर मानते थे। तो दूसरी जातियों के प्रति उनको दंभ था, वो हेट करते थे। और भारतीयों से क्या किया, उन्होंने मिसबिहेव किया, दुर्व्यवहार किया। इसमें देखिए, जैसे यूरोपीय है, इसमें बता रहा कि स्पेशल, यूरोप में तो बहुत सारी कंट्री है, स्पेशल जो अंग्रेज है ना, वो जातीय दंभ पाया जाता था। तो वो क्या, जाति के आधार पे, नस्ल के आधार पे वो क्या करते थे, हेट करते थे, घृणा करते थे। और वे स्वयं को उच्च प्रजाति, अपनी जो प्रजाति है, जो अंग्रेज है, अपने आप को क्या मानते थे, ऊंचा मानते थे। और बाकी जो इंडियंस है, उनको क्या है, बड़ा ही नीचा मानते थे। तो अपने आप को उच्च प्रजाति का, और उनसे घृणा करते थे। और भारत के लोगों को क्या करते थे, घृणा करते थे। अपने आप को क्या मानते थे, उच्च प्रजाति का, हम गोरे हैं, क्या बोलते थे, हमें गोरे हैं, हम उच्च जाति के, श्रेष्ठ जाति के हमें, और तुम भारत के लोग क्या हो, काले हो, और तुम क्या है, निम्न जाति के हो। तो भारत के लोगों को कीड़ा मकोड़ा पता नहीं कुछ कुछ बोलते थे ये। तो इसने इन्होंने क्या है, भारतीय लोगों को ये क्या बोलते थे, हबसी बोलते थे, और काला बाबू, और आदि नाम, पता नहीं क्या क्या नाम, क्या बोलते थे, काला बाबू। अरे अपने वाले ना, अपने जैसे कोई भी है इंडियन, अपने आप को कोई गोरा सस्ता सोच रहा है, कोई स्मार्ट सोच रहा है कि मैं बहुत गोरा हूँ, लेकिन अंग्रेज क्या समझते थे, क्या बोलते थे, काला बाबू। जैसे अंग्रेज है वो हमें, भारत के लोगों को काला बाबू, हबसी, कुत्ते, डॉग्स। अब देखिए, कई जगह ना होटलों में लिखा होता था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, भारतीयों और कुत्तों का प्रवेश नहीं है। तो इस तरह की घृणा के होटल के अंदर, अलग अलग रेलवे स्टेशन के अंदर, बस स्टैंड के अंदर, सार्वजनिक स्थानों के ऊपर, हर जगह भारत के लोगों का क्या करते थे, ये मिसबिहेव करते थे, उनसे घृणा करते थे, नफरत करते थे। तो इसमें आप समझ सकते हैं ना कि हम अपने आप में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में लड़ते रहते, हम ऊंचे, लेकिन अंग्रेजों की नज़र में हम सारे भारतीय, इसमें चाहे सारे धर्म के हैं, हम हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उसमें भारत का एक था, चाहे सिख भी थे, हिंदू भी थे, जैन भी थे, बौद्ध भी थे, वो सबको क्या मानते थे, सबको ही काला बाबू बोलते थे। आज कितने इंडियन गोरे, सबको बोलते काला बाबू, हबसी, तुम सारे के सारे डॉग्स के समान हो। तो इतना नीचा समझते थे हमें। अब अपने आप को ना, अपनी जाति में क्या है, लोग है ना, कोई अपर क्लास के, हम ब्राह्मण हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं, हम क्षेत्रीय हैं, अपने आप से दूसरों से नफरत करते हैं। तो अंग्रेजों के सामने अंग्रेज सबको ही नीचा समझते थे। अपनी जाति में तो, अपने हिंदुओं में क्या है, हम मानते नहीं कि ऊंची जाति की, नीची जाति की। अंग्रेजों के सामने चाहे मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, क्षेत्रीय है, ब्राह्मण है, कोई भी, सबको काला बाबू, क्या बोले थे, सबको काला बाबू, हम आपस में लड़ते। तो देखिए अंग्रेज, ये तरह की ना नस्लीय जो भेदभाव होता है, ये बड़ा खतरनाक है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ना हिटलर का। किसका है, हिटलर का। हिटलर क्या बोलता था कि पूरी दुनिया में नार्डिक पीपल है, आर्यन जो लोग हैं, उनकी आंखें नीली होती है, उनके बाल ब्राउन कलर के होते हैं, बस उन्हीं को पसंद करता था पूरी धरती पे। हिटलर क्या बोलता था कि पूरी दुनिया के अंदर एक ही जाति है, नॉर्डिक आर्य, बस उन्हीं को पसंद करता था, बाकी को सबको मरवा देता था, उसको सबसे नफरत थी। तो ये बोलता था कि पूरी धरती के ऊपर एक ही देश रहेगा, पूरा जर्मनी रहेगा, और नॉर्डिक आर्य रहेगी, बाकी सबको मार दो, खत्म कर दो। समझे ना। तो ये क्या होता है, नस्लीय भेदभाव। क्या होता है, नस्लीय भेदभाव। इतनी नफरत करते थे भारत के लोगों को। आगे देखिए, अब इसमें सीधी बात है, वो भारत के लोगों को मिसबिहेव करते थे, दुर्व्यवहार करते थे, और अपराध के लिए भारतीयों को अधिक सजा देते थे और अंग्रेजों को कम सजा करते थे। जैसे मान लीजिए किसी ने कोई क्राइम कर, किसी ने चोरी कर लिया, कुछ और उसने कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी कर दिया, आरोप लगा दिया। जैसे सपोज कीजिए कि अंग्रेज है, अंग्रेज को बोलते किसी ने चोरी कर ली, अंग्रेज को बोलते, अंग्रेज हाँ तेरे को सजा मिलेगी 20 डंडा बैठ के निकाल,
ठीक है, अंग्रेज भी कर देते ना शरारत, अंग्रेज को 20 जज बोलता था 20 दंड बैठक, 1 2 3 यहाँ जा। अब भारतीय ने कर दी, वाह इसको मरो, कोड़े मारो, इसको 1 साल जेल के अंदर रखो, समझे नहीं, इतना फर्क होता था। भारतीयों को सजा बहुत ज़्यादा देती थी और अंग्रेजों को बहुत कम सजा देते थे, तो इस तरह का भी भेदभाव होता था। अब देखिए हाई पोस्ट पे कौन होते थे, अंग्रेज, और नीचे पदों पे भर्ती किसकी करते थे, भारतीयों की। जैसे अंग्रेज के जितने सेना के बड़े अधिकारी कौन होते थे, अंग्रेज, अंग्रेज उनको ऑर्डर देते ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। भारत के ना ऐसे लठ उठाए सब, यानी हाई पोस्ट के ऊपर सारे अंग्रेज होते थे और जो निम्न जो पोस्ट होती है उसके ऊपर सारे भारतीय होते थे। और इल्बर्ट बिल भी इसका विवाद है, तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, आप इसके बारे में जाके पढ़ना, स्टडी करना कहीं से भी, इल्बर्ट बिल विवाद क्या था, ये क्वेश्चन है, बाद में हम कराएंगे। आपका क्वेश्चन है इल्बर्ट बिल विवाद क्या था, इसमें कैसे नस्लीय भेदभाव का चित्र इसके अंदर दिखाई पड़ेगा। आ गया मोहित समझ में, समझे ना। अंग्रेज जैसे नफरत करते थे, बुक के अंदर देखोगे अलग अलग मूवी भी है, कई मूवी बना रखी थी, अंग्रेज भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार करते थे, बोलते थे काला बाबू, ए हबसी, ए कीड़े मकोड़े, टोंकी, ऐसा कुछ ही बोलते थे। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है कि ये सारी की सारी चीज़ें अहंकार बोल, हम अच्छे हैं दूसरा बोल रहा है, यही अहंकार है, मैं जिसको बोलते थे आत्म के अंदर। ये गिर जाए तो सब बराबर, ये नहीं गिरेगा तो कोई बराबर नहीं। हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं ही सबसे बड़ा, मैं ही सबसे समझदार, अरे समझे ना, जैसे होता है महिला सोचती है कि मैं सबसे समझदार औरत, दुनिया की सबसे समझदार औरत मैं हूँ, सबसे अच्छी महिला मेरी माँ है, हर महिला यही सोचती है, इसलिए महिलाओं में ये चीज़ें चलती रहती है। समझ मुझे समझती ना, तेरी मम्मी सोचती कि मैं बहुत समझदार हूँ, मैं नहीं होती घर नहीं चलता है ना, ऐसा ही लगता सभी को। समाचार पत्रों की भूमिका, जो न्यूज़पेपर है इनका क्या रोल रहा, देखिए स्टार्टिंग में आपको पता है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा स्टार्टिंग में सबसे पहले सर्वप्रथम अलग अलग न्यूज़पेपर है, जैसे बंगदूत था, स्वाद कौमुदी है, ब्राह्मणिकल मैगजीन है, तो इस तरह के इन्होंने समाचार पत्र प्रकाशित किए। सबसे पहले किसने किए थे, राजा राम मनमोहन राय, इसलिए इसको क्या बोलते थे, पत्रकारिता का जनक। तो सबसे पहले उन्होंने समाचार जो पत्र है वो लिखने स्टार्ट किए। और बाद में क्या है, जैसे बंगाली है, अमृत बाजार पत्रिका है, मराठा, केसरी, दी हिंदू, कोहिनूर और यंग इंडिया जैसे न्यूज़पेपर पब्लिश हुए, अलग अलग मैगजीन, सब लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। सबसे पहले राजा राम मनमोहन राय स्टार्ट कर दी और बाद में अलग अलग पेपर, अलग अलग मैगजीन को छापने लगे। और उसमें क्या होता था, यार सुनिए, जो न्यूज़पेपर वगैरह होते पहले ना, इसका कोई नेटवर्क नहीं था, सोशल मीडिया वगैरह नहीं थी, तो क्या है, कोई चीज़ लिख के हम किसी के बारे में मैसेज फैला सकते थे। तो इसमें क्या किया इन्होंने, अंग्रेजी सरकार की क्या करते थे, ये आलोचना, क्या करते थे, आलोचना। तो ये न्यूज़पेपर्स होते ना, ये क्या काम के हैं, कई बार बच्चों को दिमाग में आता है कि क्यों छापते थे, ये अंग्रेजी सरकार की आलोचना के लिए। जैसे स्कूल में मैसेज आता ना, सब चीज़ों का पता चलता है, हर चीज़ का ना आजकल ऑनलाइन पता चलता, पहले नहीं पता चलता था, तो अखबार छाप छाप के बताया जाता था, लोगों को पहुँचाया जाता था। और अंग्रेजी सरकार की आलोचना होती थी और इसमें लोकतांत्रिक विचार है और जो स्वतंत्रता उसकी भावना पैदा हो गई कि लोगों को समझ में आ गया ना, लोकतंत्र भी एक चीज़ होती है, स्वतंत्रता भी एक चीज़ होती है। तो वो धीरे धीरे इन चीज़ों को समझने लगे। तो ये किसकी वजह से हुआ, समाचार पत्रों की वजह से। किसकी वजह से, समाचार पत्रों की वजह से। आगे देखिए, अब देखिए अंग्रेजी सरकार को कैसे परेशान करते थे ये सारे के सारे समाचार पत्र। देखिए इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है कि ये न्यूज़पेपर ने कैसे परेशान किया। ये घटना है 1897 की। इसमें क्या हुआ, पूना के अंदर एक भयंकर प्लेग आ गया। प्लेग एक पहले बीमारी होती थी, तो पूना के अंदर, इंडिया के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है पूना, 1897 के अंदर क्या गया, प्लेग आ गया। क्या गया, प्लेग आ गया। और गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है या ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो क्या कर रही है, जो प्लेग है ना, प्लेग है, उसकी राहत कार्य में बड़ी देरी कर रही थी, यानी सीरियस नहीं थी अपने काम के प्रति। सरकार क्या है, देखिए देखिए कोरोना में भारत सरकार कितनी सीरियस थी, तुम्हें पता ना, स्कूल बंद कर दिए, कॉलेज बंद कर दिए, हर चीज़ बंद कर दी, फ्री में वैक्सीनेशन दिया। तो ये सरकार का काम होता है, कोई बीमारी फैले तो उसके ऊपर काम करे। तो उस समय प्लेग फैल गया, तो सरकार को ध्यान नहीं दे रही थी, लोग मर रहे थे हर एरिया में। तो तिलक ने क्या, सरकार की आलोचना की। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कर दी, आलोचना करी सरकार की, और लोगों को मैसेज पता चल गया कि सरकार काम नहीं कर रही है ढंग से। तो उसी के चक्कर में क्या किया तिलक ने, क्या है, उसकी निंदा की सरकार की। देखिए ये कड़ी निंदा की। तो बाद में क्या हुआ, प्लेग कमेटी के जो अध्यक्ष है, देखिए काम भी कर रही थी ब्रिटेन गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो थोड़ा सा काम कर रही थी, उन्होंने एक प्लेग कमेटी बनाई। उसके अध्यक्ष थे दो व्यक्ति, ध्यान सुनिए, एक कमेटी बनी, उसके अध्यक्ष थे रैंड और आयरस्ट।
कौन थे? रैंड और आयरेस्ट। इनको काम थोपा गया अंग्रेजी सरकार के द्वारा। तो आप चेक कीजिए, प्लेग की ये बीमारी है, एक ऐसी घटना घट रही है, आपका ये काम है, जिम्मेवारी इसको कहने का मतलब इसके ऊपर काबू पाना है जो ये डिजीज चल रही है। तो जो रैंड और आयरेस्ट थे ना, तो गुस्सा था जनता में। क्या था? जनता में लोग मर रहे थे, भाई बंधु जिसके जो भी अड़ोसी पड़ोसी मर रहे थे। तो चापेकर नाम के 2 भाई थे, चापेकर बंधु, क्या बोलते हैं इनको? चापेकर बंधु। आगे पूरा नेक्स्ट लेसन में पूरे नाम आएंगे। चापेकर इनका सरनेम था, समझिए ना। ये 2 भाई थे, इन्होंने क्या 27 जून 1898 के दिन क्या है, इन दोनों की क्या कर दी? हत्या कर दी। अरे समझ गए ना, किसकी हत्या कर दी? रैंड की और आयरेस्ट की, रैंड की और आयरेस्ट की, कि ये काम नहीं कर रहे। तो गुस्से में आ गए सारे के सारे। आलोचना किसी ने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। तो बाद में बाल गंगाधर तिलक ने क्या है, इनकी हत्या हुई तो उसके लिए भी निंदा की कि तुमने गलत काम किया भाई, इनको मारने से क्या फायदा होता है। देखिए तिलक ना एक लिबरल विचार के थे कि इनको क्यों मार रहे हो, इनसे मारने से कुछ नहीं होता, तुम प्रोटेस्ट करो, दूसरी चीज़ है तुम्हारे पास। लेकिन सरकार ने क्या बोला? इसकी हत्या कर दी चापेकर बंधुओं ने। इसका दोष किसको है? तिलक को। तिलक ने क्या किया? हमारी सरकार की आलोचना की, तो इसका दोषी किसको मान लिया? तिलक को। क्या मान लिया? तिलक को। और तिलक के ऊपर राजद्रोह यानी सेडिशन एक्ट लगा दिया। राजद्रोह होता है देशद्रोह, क्या बोलते हैं उसको? देशद्रोह, यानी देश के खिलाफ या सरकार के खिलाफ कोई काम कर रहा, उसको अंग्रेज अपने फायदे के लिए लगा देते सेडिशन एक्ट। तो उनके ऊपर सेडिशन एक्ट लगा दिया और उसको क्या 18 महीने की कठोर सजा सुना दी। किसको? बाल गंगाधर तिलक को। आगे बात समझे। तो हत्या इन्होंने की और उसका आरोप किसके ऊपर लगाया? तिलक के ऊपर।